हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कक्षा 12 भौतिकी चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हमने स्थिर वैद्युत विभव ये टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो आ जाइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में बड़े ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए आज इनको देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को देख लेना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को हम छोड़ देते हैं तो वो कितनी चाल वैद्युत क्षेत्र में अर्जित कर सकता है, कितनी चाल प्राप्त कर सकता है, इसका एक फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये माना कि एक आवेशित कण है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इक्वी डिस्टेंस पर हमने वैद्युत पर रेखाएं दिखा दिया है और इसमें किसी एक आवेशित कण को हमने बिंदु ए पर, मान लिया इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पर u है और एक आवेशित कण है प्लस q है, इसको इस बिंदु a पर u चाल से हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। प्रारंभिक चाल इसकी u मान लिया है। तो आपको पता है कि इस आवेशित कण को जब भी हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इस बल के कारण इसकी जो गति की दिशा होगी वो क्षेत्र के समांतर होगी और क्षेत्र के समांतर वो इस दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक दूसरा बिंदु जो है वो यहाँ पर B है और इसकी डिस्टेंस भी अगर आप चाहो तो x ले लो, ये x ले लिया है, तो आवेशित कण बिंदु A से B तक गति करता है। अब माना कि B पर उसकी चाल v हो जाती है, स्मॉल v, प्रारंभिक वेग उसका u है और अंतिम वेग उसका v हो जाता है बिंदु B पर। तो पहले हमें यह बताना है कि इस आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होगा। कण पर बल, बल मतलब वैद्युत बल F, तो वैद्युत बल हो जाएगा आपका QE। ये कह सकते हो आप E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और Q जो है उस कण पर आवेश है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू QE, ये वैद्युत बल होगा। अब इस वैद्युत बल के कारण जो कण का पथ होगा वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वो ऋजुरेखीय पथ यहां होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर वो x दूरी तय करता है तो इसमें आपको यहां से यहां तक अगर वो x दूरी तय करता है तो आप कार्य निकाल लीजिए। तो अगर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है a से b तक, WAB कर दिया है, a से b तक आवेशित कण द्वारा वैद्युत बल के अंतर्गत किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन या दूरी कह लीजिए x है और वैद्युत बल F है, F की वैल्यू लिख दीजिए QE और इंटू x हो जाएगा। अब आपको याद होगा E इंटू x वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी है, तो इसको आप विभवांतर कह सकते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा V, ये विभवांतर हो जाएगा। WAB इज इक्वल टू आ गया Q डेल्टा V। डेल्टा V बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर है। डेल्टा V जो है वो A और B के बीच का विभवांतर है, A व B के बीच विभवांतर है, विभवांतर। डेल्टा V बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर है। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी विभवांतर की परिभाषा में भी हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब अगर यहाँ पर कण की प्रारंभिक चाल U है और यहाँ पर अंतिम चाल उसकी V है और कण का द्रव्यमान M कह दें, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए 11th क्लास में, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी दो बिंदुओं के बीच किसी कण द्वारा जो किया गया कार्य है वो उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये पढ़ा गया था। आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू डेल्टा K, डेल्टा K गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो ये कार्य का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv², यहाँ पर हमने उसके वेग को भी माना है, ये अंतिम उसकी गतिज ऊर्जा है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mu²। ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू आप कह सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों की तुलना कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। इसको भी आप ए भी लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी।
ए पर हमने u माना है कण की चाल और बी पर कण की चाल को v माना है। तो बस समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह मिल जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा q डेल्टा v। तुलना कर दिया है समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया गतिज ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर है। अब अगर आप इसको, अगर ये मान लीजिए कि कण वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, हमने ये मान लिया कि कण जो है वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। अगर विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तो यू उसका 0 हो जाएगा। विरामावस्था से अगर गति प्रारंभ करता है तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दीजिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा q डेल्टा v। तो यहां से अगर आप v स्क्वायर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है और ये डेल्टा v जो है विभवांतर के लिए है, तो ये दो साइड चला जाएगा तो 2q डेल्टा v अपॉन स्मॉल है। और जब आप यहां से v की वैल्यू निकालोगे, v मतलब कण की चाल, आवेशित कण की चाल, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, स्मॉल v इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन स्मॉल m। तो ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता हो, आवेशित कण पर आवेश पता हो, उसका द्रव्यमान पता हो, तो आप बता सकते हैं कि वो कण वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से कितनी चाल अर्जित कर लेगा, यानी कितनी चाल वो गेन करेगा, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये कण की चाल है, v बराबर अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन स्मॉल m। तो आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला समझ रहे हैं, फॉर्मूला v इज इक्वल टू है अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन स्मॉल m, रूट में है। ठीक है, तो आइए पहला अंकीय प्रश्न देखते हैं। एक पहला न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं केवल उसका आपको जो वैल्यूज दिया है वो नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश पता है आपको, ई होता है, इसकी वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया रहता है, ये आपको दिया रहेगा 10⁻31 kg। किसी किसी जगह पे आपको 9.1 भी लिखा रहेगा, लेकिन ये फॉर सिंप्लिसिटी, आसान करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 9 × 10⁻31 kg ले लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए दो चीजें हैं, ये फॉर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो आवेश तो वही होगा, लेकिन द्रव्यमान उसका बदल जाएगा। प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान बदल जाएगा, बाकी आवेश वही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए दो चीजें, बाकी डेल्टा भी विभवांतर है। तो आइए वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो v बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2q, q आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v 500 वोल्ट दिया हुआ है 500 अपॉन m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये है 9 × 10⁻31 kg। थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, देखिए पावर्स वगैरह कैसे वो होंगी। -31 ऊपर ले जाइए, +31 हो जाएगा, और ये 2 पंचे 10 1000 हो जाएगा। तो इसको 1.6 × 10⁻−19 है, और ये 1000 हो जाएगा तो +3 हो गया पावर, और ये -31 ऊपर आएगा तो +31 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 9। ठीक है, पावर चेक कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 34,
और 34 में से 19 निकाल दीजिए। तो 34 में से 19 निकलेगा, 19 तो 15 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻15 अपॉन 9। ये जो 1.6 है इसमें से एक पावर आप यहाँ पे कर दीजिए, तो ये दशमलव यहाँ से हटाइए, इसकी एक पावर जो है कम कर लीजिए, 14 कर लीजिए। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो V की वैल्यू हो जाएगी 16 का वर्गमूल होगा 4 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 उन्हें 10⁻14 का हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वो बताइए कि वह कितनी चाल अर्जित कर लेगा या कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो आपका आंसर होगा 4/3 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो बताइए कि वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये पूरा सोल्यूशन है इसका। जो चीजें दी गई हैं वो मैंने इधर नोट कर दी है। बस फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा वी विभवांतर है, कहीं कहीं कैपिटल वी भी केवल लिख देते हैं इसी को। याद रखिएगा, स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए है, चाल के लिए, डेल्टा वी विभवांतर के लिए। ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 हमने आवेशित कण ले लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण के बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो एक बार फिर मैं बता देता हूं। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अब हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर अल्फा कण पर हम आवेश निकालें, क्यू अल्फा बताएंगे, तो वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। ये क्यूपी कह दिया, क्यूपी मतलब प्रोटॉन का आवेश, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब आप अल्फा कण का द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान में नाभिक में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। और आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, तो आप इसे लगभग कह सकते हैं 2 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो अल्फा कण के लिए ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अल्फा कण के लिए ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना, जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, लगभग 4 गुना। वो अप्रॉक्स है, बहुत थोड़ा सा डिफर हो सकता है, लेकिन लगभग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, तो इनके वेग को या इनके वेगों को बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। बढ़ते क्रम का मतलब जो वेग सबसे कम है वो सबसे पहले, उसके बाद जिसका वेग ज्यादा है वो उसके बाद, और जिसका वेग सबसे ज्यादा है उसको सबसे बाद में लिखना है। तो उनके वेगों को बढ़ते क्रम में लिखना है। फॉर्मूला हमें यही यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के वेग की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन Ve कर दिया है अंडर रूट। अब इलेक्ट्रॉन, ये आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन पर, E कह सकते हो आप, E कह सकते हो। डेल्टा वी ही रहने दीजिए, और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me कर दिया है। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। Ve इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस E डेल्टा वी अपॉन Me।
चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जरा प्रोटॉन के लिए बताइए क्या हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Vp अंडर रूट ट्वाइस क्यू। प्रोटॉन का आवेश भी ई ही होता है, प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। विभवांतर डेल्टा वी है, लेकिन नीचे मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, एमपी कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। और अल्फा कण के लिए अगर आप निकालते हैं, अल्फा कण के लिए, तो आइए देखते हैं अल्फा कण के लिए वी अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो ये जाएगा 2। आप देखिए क्यू, अल्फा कण पर आवेश बताना है। तो अभी देखिए अल्फा कण पर आवेश हमने बताया है 2 प्रोटॉन का आवेश है, और प्रोटॉन के आवेश को हमने ई मान लिया है, तो आप इसे ई कह सकते हो, प्रोटॉन का आवेश ई। तो यहाँ पे क्यू की जगह हो जाएगा 2e और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी अपॉन ये प्रोटॉन का आवेश, ये अल्फा कण पर आवेश है, प्रोटॉन के आवेश का दुगुना 2e किया है, और नीचे m हो जाएगा मास। तो मास कितना है अल्फा कण का? 4mp, 4mp मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अब आप देखिए इस 2 से 4 को काट सकते हो आप, ये 2 काट दिया आपने, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट ट्वाइस ई डेल्टा वी अपॉन 2mp। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, हमने केवल 2 काटा है, ये 2 को ऑलरेडी यहाँ पे रहने दिया है, क्योंकि 2 यहाँ सब में है। देखिए इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो इसलिए हमने 2 को सब में रहने दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को देखिए। तो अगर तीनों इक्वेशन को देखें आप, इक्वेशन 1, 2 और 3, तो इनके सबके अंश जो है अंडर रूट में वो सभी सेम है, 2e डेल्टा वी, 2e डेल्टा वी, 2e डेल्टा वी। ठीक है, अंश सबके सेम है। तो आपको बताना है कि हर किसका सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। तो आप देखिए, तो समीकरण 1 का हर एमी जो दिया है वो सबसे कम है, सबसे कम एमी है। इसके बाद फिर आपका एमपी होगा, एमी से बड़ा है एमपी, और फिर 2mp जो है वो एमपी का भी दुगना है। ठीक है, तो जरा गौर करिए, हर में एमी सबसे कम है, एमपी उससे बड़ा है, और 2mp सबसे बड़ा है। तो किसी भिन्न का भी हर जितना कम होगा, भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आप एमी कह रहे हैं सबसे कम है, तो आप कहेंगे वीई सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद आप कहेंगे कि एमपी जो है, आप यहां पे इस तरह कह सकते हो, इस तरह आप लिख सकते हो, क्योंकि एमी मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे कम है, ये मास ऑफ प्रोटॉन से कम है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन 2mp से कम है। ये 2mp अल्फा कण वाले टर्म में मिला है आपको। इक्वेशन नंबर 3 में 2mp दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में mp दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में me दिख रहा है। तो ये सबसे कम है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। तो समीकरण 1, 2, 3 से अगर आप लिखना चाहेंगे, 1, 2 व 3 से, तो आप ये कहोगे कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे ज्यादा होगा। प्रोटॉन का वेग इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होगा, और अल्फा कण का वेग सबसे कम होगा, क्योंकि अल्फा कण वाले वेग के जो टर्म में आप देखिए डिनोमिनेटर में हर में 2mp है, और 2mp का मान सबसे बड़ा है। तो अगर ये 2mp सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे कि v अल्फा सबसे छोटा होगा। तो ये घटता हुआ क्रम है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, प्रोटॉन उससे कम, और अल्फा कण सबसे कम। हमने बताया था कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये घटता क्रम है। तो अगर आप बढ़ते क्रम में इसी को लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, तो फिर आप लिखेंगे सबसे पहले वी अल्फा, ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे वीपी, और सबसे लास्ट में लिखेंगे वीई। यानी अल्फा कण का वेग सबसे कम, प्रोटॉन का वेग उससे अधिक, और इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। तो बढ़ते क्रम में ये आपका ऑप्शन सही होगा,
जो भी वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा। अल्फा कण का वेग सबसे कम, प्रोटॉन का उससे अधिक और इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक होगा। समझ गए कैसे? इन तीनों समीकरणों में जो अंडर रूट के अंदर ये अंश वाला पार्ट था वो हमने तीनों को बराबर कर लिया है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है तो वो हर डिसाइड करेगा। हर मतलब डिनोमिनेटर, ये हर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देख लीजिए एम सबसे कम है, ये बताया आपको। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। और ये 2 MP का मतलब है कि 1.66 का डबल कर दीजिए, लगभग आपका 3.22 into 10⁻27 kg। ये सबसे बड़ा है टर्म, ये सबसे बड़ा है तो ये चाल सबसे कम है। ये बीच का है तो इसकी चाल भी बीच की रहेगी। और ये सबसे छोटा है एमी तो इसकी चाल सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार आप उस फॉर्मूले को जो हमने अभी आपको बताया कि V = √2Q ΔV/m, तो उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको बताना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण तीनों समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, तो इनके वेग को बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो बढ़ता क्रम ये है और घटता क्रम ये है। ये बढ़ता क्रम है नीचे और ये घटता हुआ क्रम है। घटता क्रम डिक्रीजिंग में है, ये सबसे ज्यादा है, फिर कम है, ये सबसे कम है। और ये बढ़ता क्रम है, सबसे कम है, फिर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा प्रोटॉन की तुलना में, और अल्फा कण का वेग सबसे कम होगा अगर विभवांतर समान है। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, समझ गए होंगे फॉर्मूला वही है, V = √2Q ΔV/m। उसी पे आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। 27 बूंदे हैं, मान लेते हैं इस तरह की, ये 27 बूंदे हैं। अब 27 पूरे नहीं बना रहे हैं, डॉट डॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब समान साइज की बूंदे हैं। किसी एक बूंद का विभव जो है वो 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया है। ठीक है, 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। अगर इन सभी बूंदों को मिला के, इनको सबको ऐड करके एक बड़ी बूंद बना दें। मान लिया कि इस बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है और इन ये सभी छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r है। कितनी है ये? 27 है। तो ये 27 छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनती है। ये एक बड़ी बूंद बनेगी जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो आपको ये बताना है कि बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद पर विभव की गणना कीजिए। आपको बताना है कि बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पृष्ठ तनाव में हम लोगों ने पढ़े थे। जब किसी बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं या छोटी बूंदें मिलकर के जब बड़ी बूंद बनती हैं, तो यहाँ पे एक बात समझने की है, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि ये 10 वोल्ट जो है वो एक छोटी बूंद का है। छोटी बूंद पर आवेश अगर हम स्मॉल q मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल q मान लें, और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो छोटी बूंद पर अगर आप विभव निकालते हैं, छोटी बूंद के पृष्ठ पर विभव, तो बूंद गोलाकार होती है, गोले के पृष्ठ पर विभव हम लोगों ने निकाला था। ये पढ़ा था 1/4πε0 q/r। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल v, और स्मॉल v आपको दिया है तो आप ये कह सकते हो कि हमें ये दिया है 1/4πε0 q/r = 10। ये v स्मॉल 10 दिया हुआ है, v जो है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया। अब आप देखिए, अगर 27 छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनती है
तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन वॉल्यूम, ये बराबर हो जाएगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। भाई 27 छोटी बूंदें मिल करके ही एक बड़ी बूंद बनती है, तो आयतन दोनों का अपरिवर्तित रहेगा। 27 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 27, और बूंद गोलाकार होती है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ध्यान दीजिए छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिखा है, स्मॉल आर छोटी बूंद की त्रिज्या है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने ले लिया है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर ले लिया है। तो अगर आप यहां से 4/3 पाई 4/3 पाई काट दीजिए दोनों साइड, तो आपको ये कैपिटल आर क्यूब मिल जाएगा 27 स्मॉल आर क्यूब। और 27 को आप लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो आप इसे लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 3r। ध्यान दीजिए, ये कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 स्मॉल आर। ठीक है, तो ये 3 स्मॉल आर आ जाएगी, इसलिए अब आप बड़ी बूंद पर विभव बता दीजिए, इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, इसलिए यहां पे निकाल देंगे बड़ी बूंद पर विभव। यही बताना था आपको, बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल वी। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, कैपिटल वी ये हो जाएगा 1/4πε0। ये कैपिटल वी है, बड़ी बूंद पर विभव है, और यहाँ कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर कर लेते हैं। ये बड़ी बूंद पर आवेश है और ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है, ये बड़ी बूंद पर विभव है। तो देखिए इसको आप किस तरह कर सकते हैं, 1/4πε0 यही रहेगा कैपिटल क्यू। तो देखिए कैपिटल क्यू में क्या है कि कैपिटल क्यू बड़ी बूंद पर आवेश है, और एक छोटी बूंद पर हमने आवेश स्मॉल क्यू माना था, और 27 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो अगर एक छोटी बूंद पर आवेश क्यू है, तो 27 छोटी बूंदों पर कुल आवेश होगा 27 क्यू, ये 27 क्यू हो जाएगा। एक छोटी बूंद पर आवेश अगर स्मॉल क्यू है, तो 27 छोटी बूंदों पर कुल आवेश हो जाएगा 27 स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू की जगह 27 क्यू कर दिया, और नीचे कैपिटल आर है। कैपिटल आर को अगर आप गौर करिए, तो कैपिटल आर हमने यहां निकाला है 3r, तो यहां पर आपको लिख देना है 3r, ये कैपिटल आर की जगह पे। बस 3 से 27 काट दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, तो बस 9 को बाहर ले लीजिए आप, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे, और ये आपको दिया हुआ है छोटी बूंद पर विभव 10, तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या है? क्वेश्चन था कि 27 छोटी बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। अब 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित करेंगे तो निश्चित है कि बूंदों पर आवेश भी आएगा। तो आवेश हमने क्यों माना था? छोटी बूंद पर, आर छोटी बूंद की त्रिज्या थी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया गया था। सवाल ये था कि अगर उन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा? तो बड़ी बूंद पर विभव का फॉर्मूला है 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये बड़ी बूंद पर विभव का फॉर्मूला है। ये हमको काम ये करना था कि Q इज इक्वल टू 27 क्यू कर लेना था। एक छोटी बूंद पर आवेश Q है तो बड़ी बूंद पर 27 क्यू हो जाएगा, और जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी आ जाएगी। तो ये दो चीजें हमें रखना था इस वाले इक्वेशन में, बड़ी बूंद पे। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये कि 27 छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 27 गुनी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटी बूंद की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या 3r हो जाएगी। वो कैसे निकला वो आप यहां से देखिए कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। इससे समझिए कैसे हुआ। ठीक है, तो बस ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे रख देना था। रख दिया तो आप देखिए 9 बाहर आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर आ गया।
ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से 10 दिया हुआ था, यहाँ 10 रख दिया, तो 10 9 90 वोल्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? 90 वोल्ट। ठीक है, नहीं तो आप 270 लगा के आ जाइए। तो भाई एक छोटी बूंद का 10 वोल्ट है, तो 27 छोटी बूंदें मिल करके जब बड़ी बनेंगी तो उस पर विभव क्या होगा? तो 270 नहीं होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह लीजिए। ये इस प्रकार की दो क्षैतिज प्लेटें हैं। ठीक है, दो क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर कह दिया है तथा विभवांतर 120 वोल्ट है। इनके बीच का विभवांतर भी 120 वोल्ट है। डेल्टा भी लिख लीजिए, कैपिटल भी लिख लीजिए, ये दिया है विभवांतर। आप डेल्टा भी लिख लीजिए, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया है। और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको दी गई हैं। आपको पहला कैलकुलेट करना है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। पहला वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है E। अब यहां वैद्युत क्षेत्र होगा, चाहे ऊपर वाली प्लेट आपकी प्लस हो, चाहे नीचे वाली प्लस हो। ऊपर वाली प्लस होगी तो नीचे वाली माइनस हो जाएगी, नीचे वाली प्लस होगी तो ऊपर वाली माइनस हो जाएगी। तो एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरह का। यहाँ पे ये प्लेटों के बीच अगर विभवांतर है तो निश्चित है कि वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र बताना है, फॉर्मूला याद होगा आपको, E = हमने पढ़ा था V/D या डेल्टा V/D, विभवांतर बटे दूरी। तो दोनों आपको दिए हुए हैं। डेल्टा V दिया हुआ 120 और D दिया है आपको 2 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए इसी को। तो इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 2 × 12 60 × 10⁻²। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये विभवांतर हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E = V/D से, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट इसका मात्रक है और D जो है मीटर उसका मात्रक है। तो आप वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हो। तो ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड पार्ट इसी में था कि सेकंड पार्ट है कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। अब मान लिया अगर इन प्लेटों के बीच से कोई एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन है मान लिया E, तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल चाहिए आपको प्लेटों के बीच। तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, वैद्युत बल क्यों कार्य करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। और कोई भी आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो वो बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और अगर प्रोटॉन है, पॉजिटिव आवेशित कण है, धनावेशित कण है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करेगा। तो कितना वैद्युत बल कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश E मान लिया तो E कर दिया, QE होता है फिजिकल टू QE, Q की जगह हमने E कर दिया है। E आप निकाल चुके हैं, E की वैल्यू 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है -19 होता है, और E निकल चुका है 6 × 10⁻³ सॉल्व कर लिए तो 16 × 6 = 96, ये हो जाएगा आपका 9.6 × 10⁻16 न्यूटन। ये बल का अनुभव करेगा 9.6 × 10⁻16 न्यूटन। ठीक है, 16 × 6 = 96, 9.6 -19 और +3 -16। तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, तो अगर इन प्लेटों के बीच से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आवेशित कण अगर यहां से गुजरता है, प्रवेश करता है, तो निश्चित है कि वो वैद्युत बल का अनुभव करेगा, और वो वैद्युत बल होगा F = QE। इलेक्ट्रॉन है तो EE। ठीक है, अभी यही अल्फा कण होता तो यहाँ अल्फा कण पर आवेश हो जाता है 2E, तो 2E × E हो जाता है, फिर 2E, यानी ये जो बल निकला है इसका भी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है परिमाण में। ठीक है,
तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अभी एक तीसरा पार्ट और आपको इसमें करना है, इसको मिटा दें, नोट कर लिया इसको। चलिए इसका तीसरा पार्ट भी इसमें देख लीजिए क्या है। तीसरा पार्ट है ये, एक थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऋणावेशित कण होता है, तो अगर ऋणावेशित कण को यहां पर हम छोड़ दें, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, तो ये इस प्लेट से, माइनस वाली प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ जाएगा। प्लस प्लेट की तरफ मतलब इधर आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ आएगा तो निश्चित है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपको बताना है तीसरा केस कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की क्वेश्चन ये था कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, ये बताना है। तो देख लीजिए वृद्धि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि चाहे कर लीजिए, चाहे आप किया गया कार्य निकाल लीजिए। याद होगा फॉर्मूला, W बराबर कार्य बताया था, ऊर्जा में वृद्धि U कह लीजिए, W कह लीजिए, डेल्टा U कह सकते हैं आप इसे, ये डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो ये हो जाएगा आपका Q डेल्टा V। ये फॉर्मूला याद होगा, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, डेल्टा V विभवांतर आपको पता है 120 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और गुणे डेल्टा V का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 दशमलव हटा दीजिए, 12 छंग 72 7 हुआ और 12 एकदम 12 7 19, ठीक है, और गुणे 10 की घात माइनस 19, ये हो गया। आप चाहें तो इसे 1.92 लिख सकते हैं और गुणे 10 की घात माइनस 17 जूल। बस ये आपका, चाहे डेल्टा U कह लीजिए, उसकी ऊर्जा में वृद्धि कह लीजिए, और चाहे आप किया गया कार्य कह लीजिए। तो 1.92 गुणे 10 की घात माइनस 17 जूल। तो बस ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए क्या था। क्वेश्चन था कि दो क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा विभवांतर 120 वोल्ट है। तो गणना कीजिए। पहला बताना था प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा बताना था प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, तीसरा बताना था कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी ये बताना था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए। चलिए इसके बाद मिटा दें इसे। ये थर्ड पार्ट था। ऐसे और भी इसमें क्वेश्चंस होंगे। दो आवेशित प्लेटों के बीच में किसी भी आवेशित कण को हम संतुलित भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था आपको कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक सिस्टम है इस तरह का, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ये 2a 2a दी गई हैं और नीचे वाली a दिया गया है। अब इसके कोनों पर q आवेश, ये प्लस q आवेश और ये माइनस q आवेश है। ये तीन आवेश इसके कोनों पर रखना है। तो आपको बताना है कि इन आवेशों को इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखने पर किया गया कुल कार्य या निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि आवेशों को त्रिभुज के, जो त्रिभुज दिया है यहाँ पे, त्रिभुज के कोनों पर रखने में किए गए कार्य ऑब्लिक स्थितिज ऊर्जा, दोनों निकालने की बात कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों। किए गए कुल कार्य या स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए।
आपको स्थितिज ऊर्जा बताना है। यहाँ पे तीनों आवेशों को कोनों पे रखने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा या निकाय किए गए कुल कार्य की गणना करनी है। आवेशों को त्रिभुज के कोनों पर रखने में किए गए कार्य या स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए कैसे करना है इसको, कैसे करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है, तीनों कोनों पर आवेश रखना है, तो n की वैल्यू 3 दी गई है। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि इस निकाय में कितने जोड़े बनेंगे, तो जोड़ों की संख्या का फॉर्मूला था nn-1 अपॉन 2। ये जोड़े थे, पीछे बताया था स्थितिज ऊर्जा, n जो है बिंदु आवेशों की संख्या है, तो जोड़ों की संख्या का ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 - 1 2 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 2 कट गया, तो 3 जोड़े बनेंगे। कौन कौन से जोड़े बनेंगे? एक पहला जोड़ा ये बनेगा, एक ये जोड़ा बनेगा और एक ये जोड़ा बनेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से 3 जोड़े बनेंगे। तो बस यहाँ पर आप स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लीजिए, चाहे स्थितिज ऊर्जा कहिए चाहे कार्य कहिए। अब स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन R। तो पहले दो आवेश लीजिए QQ, यहाँ हो जाएगा QQ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है A। Q1 Q2 अपॉन R डिस्टेंस, जिन दो आवेशों का गुणनफल करेंगे उन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी लिखना रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो QQ अपॉन A, QQ अपॉन A। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। प्लस ये हो जाएगा आपका Q और वो माइनस Q है, तो ये माइनस Q के साथ आएगा, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी होती है। तो Q माइनस Q अपॉन 2A, ठीक है। ये दूसरा हो गया Q माइनस Q अपॉन 2A, और प्लस ये वाला भी एक टर्म और आएगा Q माइनस Q अपॉन 2A। तो बस 3 जोड़े हो गए, पहला जोड़ा इससे बना, दूसरा जोड़ा इससे बना और तीसरा ये बना। और किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दोनों आवेशों का गुणनफल चिन्ह सहित लेना होता है स्थितिज ऊर्जा में, Q1 Q2 अपॉन R, यानी आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी। तो आवेशों का गुणनफल लिया है QQ और बीच की दूरी A लिया है, देखिए। फिर QQ Q माइनस Q बीच की दूरी 2A लिया है ये, और फिर ये वाला Q माइनस Q बीच की दूरी 2A लिया है। बस टोटल कर दिया है, तीनों को जोड़ लिया है। तो जोड़ लीजिए जरा इसको, देखिए ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन A माइनस ये हो जाएगा Q² अपॉन 2A, और ये भी हो जाएगा माइनस Q² अपॉन 2A। सॉल्व कर लीजिए इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो ये हो जाएगा Q² अपॉन A और Q² अपॉन 2A, Q² अपॉन 2A दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ोगे तो Q² अपॉन A हो जाएगा। भाई 1/2 1/2 दोनों ऐड होंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। तो इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है इस त्रिभुज के तीनों आवेशों पर Q माइनस Q प्लस Q आवेश रखने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो 0 होगा, या इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। निकाय ध्यान दीजिएगा क्या है, Q प्लस Q माइनस Q। ये 3 आवेशों से बना निकाय है और उसकी भुजाओं की साइज भी अलग अलग है, A 2A 2A। तीनों की साइज अलग कर सकते हैं, तीनों भुजाओं की सेम कर सकते हैं। जैसा सवाल हो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे और भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आप लगाते रहिए न्यूमेरिकल्स को। और अगला जो टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे वो होगा वैद्युत धारिता। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट था स्थिर वैद्युत विभव, वो हम पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहिए। इस समय आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियों का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।